बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 14 एस्टीमेट कॉस्ट और ये चैप्टर नंबर 7 है कॉस्ट मैनेजमेंट। इसका हम अगला प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। एस्टीमेट कॉस्ट में जो टूल इनपुट टूल टेक्निक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। यूजुअली जो पिछले प्रोसेसेस थे, मोस्टली जो स्कोप मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट थे, उसका ज़्यादा स्टफ़ इस चैप्टर में यूज़ होगा। उसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी रोल है इसमें, और नेक्स्ट में रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड है। तो वो प्रोसेस जैसे आगे आने वाले हैं तो ये आइटरेटिव प्रोसेस रहेगा। ये जो स्टिल कॉस्ट मैनेजमेंट था, कॉस्ट स्कोप मैनेजमेंट, स्केजल एंड कॉस्ट, ये काफ़ी आइटरेटिव है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे दोबारा से। जैसे रिस्क मैनेजमेंट में हम रिजर्व एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा। स्कोप में अगेन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, स्केजल में, और इसी तरह कॉस्ट में अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस करनी है। उसके अलावा जो एस्टिमेटिंग के जो हमने टूल्स पढ़े थे पीछे प्रोसेस में, वो यहाँ पर भी यूज़ होंगे सेम लाइक वाइज। उसके आउटपुट जो है वो कॉस्ट एस्टिमेट्स होंगे, उसके बेसिस होंगे, और जो अपडेट्स होंगे वो हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। एस्टिमेट कॉस्ट में हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और स्कोप बेस लाइन को, स्कोप बेस लाइन अगर आपको याद हो तो तीन चीज़ों का जो मजमूआ होता है स्कोप बेस लाइन, एक होता है स्कोप स्टेटमेंट, एक होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी। तीनों को मिला के हम स्कोप बेस लाइन हम उसे कहते हैं। तो एस्टिमेट कॉस्ट में हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ को सामने रखते हुए उसका एस्टिमेट करते हैं, जो चीज़ सामने होती है। बजट डिटरमिन द बजट, अब आपको पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन वी ट्राई टू आंसर इन दिस डिटरमिन द बजट प्रोसेस। उसमें हम ये कहते हैं, अभी हम सिर्फ एस्टिमेट लगा रहे हैं अपना जो स्कोप हमने एवेल्यूएट किया अभी तक, हमारे प्रोजेक्ट का ये स्कोप है। तो एस्टिमेट कॉस्ट उससे रिलेटेड है, और डिटरमिन द बजट है कि आपको अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे चाहिए। ये दो बहुत डिफरेंट बातें हैं। तो जब हम डिटरमिन बजट प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। अभी हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एस्टिमेट कॉस्ट में एस्टिमेशन के तीन प्रोसेसेस हैं। उसमें हमें इस प्रोसेस पे दोबारा रिपीट करना होगा। मैं उस चैप्टर पे वापस जाना चाहूँगा जहाँ पे हमने एस्टिमेशन डिस्कस किया था। ये चैप्टर था हमारा एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसमें हमने एस्टिमेशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस डिस्कस किए थे। अगर आपको याद नहीं है, आप रिवर्स इस चैप्टर पे जाके ये एस्टिमेट के जितने भी गाइडलाइंस हैं इसको अगेन आप डिस्कस किए, इसको आप ज़रा गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि वही प्रोसेस दोबारा हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। जो मैं नहीं चाहता कि अभी दोबारा मैं डिस्कस करूँ, पीछे चैप्टर में आप जाके लेक्चर जाके उसको दोबारा से सुन लें। जो गाइडलाइन एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन से रिलेटेड है वही गाइडलाइन इसके लिए भी है। एस्टिमेट जो कॉस्ट है उसके लिए भी सेम गाइडलाइन है। तो एस्टिमेट कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी बिसाइड द एक्टिविटीज़, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ के अलावा। कॉस्ट एक कॉस्टी, जो क्वालिटी है एक कॉस्टी प्रोसेस है। अगर आप क्वालिटी को लेकर आना चाहेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट आपको पड़ेगी। आपने कोई सर्टिफिकेशन लेनी है अपने प्रोडक्ट की, कोई पेटेंट राइट्स लेना है अपनी सर्टिफिकेशन का, कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज़रूर होगी। इसी तरह रिस्क के कॉस्टली एफर्ट रहेगा। रिस्क जो है आपके कॉस्ट और टाइम को सेव करता है, लेकिन इसकी भी कॉस्ट है रिस्क मैनेजमेंट की सेपरेटली। जब हम रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे इसमें आपको ये हाईलाइट रहेगा। कॉस्ट रिस्क मैनेजमेंट एक कॉस्टी फैक्टर है। अगर आप रिस्क को इग्नोर करते हैं तो अपेरेंटली आपको ऐसे लगेगा हमने पैसे जो है हमारी जो जो बजटिंग है वो सेफ हो गई, लेकिन सेफ नहीं होगी। आपके जो प्रोजेक्ट है वो रिस्क की स्टेट में आ जाएगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का टाइम, उसकी कॉस्ट रहती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, उसकी कॉस्ट अलग से है। ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं, उसको सामने रखेंगे। ओवरहेड कॉस्ट जो है मैनेजमेंट सैलरीज और जनरल ऑफिस, उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग अप्रेजल्स जो हैं, अप्रेजल जो है वर्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ट्रेनिंग आती है इसके अंदर। और जब हम रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको हाईलाइट करेंगे। जो टीम डेवलपमेंट है उसकी जो टूल टेक्निक्स है उस पर कॉस्ट आती है। जो भी उसके जो प्रोसीजर्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, उस पर कॉस्ट आएगी। जो जैसे एप्रिसिएशन है उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो उस फैक्टर को भी यहाँ इंक्लूड करेंगे। अगर आप सेलर साइड में आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं, आप सेलर साइड के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो इन दैट केस आपको प्रॉफिट मार्जिन भी इसी में जो है प्रोजेक्टाइज करना है, इसके अंदर इंक्लूड करना होगा एस्टिमेट कॉस्ट में।
कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट हैं। वेरिएबल जो वेरी करते हैं प्रोजेक्ट के साथ साथ, और एक फिक्स है, जैसे फर्नीचर्स है, एक्सपेंडिचर्स है, लैंड है, मशीनरी है, ये फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल के अंदर लेबर कॉस्ट वेरी करती है, मटेरियल वेरी करता है, नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस हो उससे उससे अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉस्ट है वो वेरी करती रहेगी। और फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट जो मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, लेबर, लैंड है, लेबर तो नहीं है, लैंड है, तो ये फिक्स होगी। डायरेक्ट कॉस्ट जो आपके प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो कॉस्ट जो आपके प्रोजेक्ट से है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट को मिला के जो हम पर डिवाइड की गई, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस 5-6 प्रोजेक्ट्स को अगर एक ही जगह पे मैनेज कर रही है और उसकी कॉस्ट को सबके ऊपर इक्वल डिवाइड कर रही है, तो उसमें काफ़ी जो कॉस्ट का हिस्सा है वो मे भी हमारे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा पड़ रहा हो, हमारे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा उस पर लोड आ रहा हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने इंक्लूड करनी है कि नहीं। एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स कॉस्ट है, या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो वो उसकी नेचर, जो कॉस्ट की नेचर है, उसको इस थोड़ा सा स्टडी करके आपको पता लग जाएगा ये वेरिएबल है या फिक्स है या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अभी हमें इनपुट क्या चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव प्रोसेस है, एस्टीमेट कॉस्ट। हम एस्टीमेट कर रहे हैं, इसी की बेस पे हमने पूरा प्रोजेक्ट लेकर चलना है। अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, फिर आपने एस्टीमेशन के प्रोसेस से निकल के उसको कंट्रोलिंग और मेजरमेंट की फेज पे आना है। अगर एस्टीमेट ही गलत हुआ है तो डेफिनेटली पूरा प्रोजेक्ट प्रॉब्लमेटिक स्टेट में रहेगा। चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, आपको कंप्लेंट्स आएंगी, एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन होगा, कंप्लेंट्स होंगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन होगी, सारे प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने एस्टिमेशन पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, इसको अच्छे तरीके से किया है, तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन करनी है अपने प्रोजेक्ट की। उसके लिए कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में जो जो हमने जो प्रोसीजर रखे हैं उसको दोबारा से स्टडी कीजिए, उसको दोबारा से एनालाइज कीजिए। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसको अपने सामने रखें, क्योंकि वो आगे आ रहा है तो हम यहाँ पर रिवर्स, यहाँ बाउंस बैक होगा इस जगह पे। इसको हम को साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ लगा देते हैं कि और यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार ये क्वालिटी तो हमने पढ़ी नहीं है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, तो जब वहाँ डिस्कस करेंगे तो हमने यहाँ पर वापस आना है इस जगह पे। स्कोप बेसलाइन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसको हमने दोबारा से एनालाइज करना है। लेसन लर्न रजिस्टर्ड, पिछले प्रोजेक्ट में क्या समथिंग वेंट गुड, समथिंग वेंट रॉन्ग, उसको देखिए कौन कौन सी गलती हुई, उसको दोबारा रिपीट ना कीजिए गलतियों को, और जो गुड पॉइंट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कीजिए। प्रोजेक्ट स्केजल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट एस्टिमेशन में। आप किस वक्त में कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए, स्केजल में किस वक्त हमने कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। अगर वो सीजनल टाइम है, पीक टाइम है प्रोडक्शन का, तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। और अगर पीक टाइम नहीं है, यूजुअल है, तो उसमें आपको जो मटेरियल कॉस्ट है वो आपको कम पड़ेगी। तो स्केजल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपके एस्टीमेट्स को, आपने किस टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त में क्या होगी, लेबर कॉस्ट उस टाइम क्या होगी, एक्सचेंज रेट उस वक्त क्या होगा, तो सारा डिपेंड करता है स्केजल पे। तो स्केजल को अगेन वापस लेकर आइए और उसको स्टडी करके फिर हम एस्टिमेशन को दोबारा से हम इस प्रोसेस पर आते हैं। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे, और अगेन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन साइन रहेगा कि यार इसको कौन से रिसोर्स, कैसे रिसोर्स किधर है, तो हम रिसोर्स मैनेजमेंट में जाकर डिस्कस करेंगे और वापस इसको फिलिंग द ब्लैंक्स इस एरिया को हम फिल करेंगे। रिस्क रजिस्टर्स कौन कौन से हमने फाइनलाइज किए, रिस्क मैनेजमेंट में डिस्कस करके यहाँ पर दोबारा अगर वापस आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कौन से हैं, डाटा बेसिस देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एस्टीमेट्स लें, सिमिलर प्रोजेक्ट के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स लीजिए, उनके एस्टीमेट्स लें, वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। और बहुत हाईली रिकमेंड है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो सिमिलर प्रोजेक्ट है उसको आप इसमें इंक्लूड कीजिए। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर में इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है, फ्लैक्चुएशन रेट देखा जाता है, एक्सचेंज रेट देखा जाता है। इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हम जिस इन्वायरमेंट में हम अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने चाह रहे हैं उनमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं, न्यू अपडेट्स कौन सी आई हैं, और न्यू पॉलिसीज अभी कौन सी लॉन्च हुई हैं। डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट को वो इम्पैक्ट करेगा, समटाइम डायरेक्टली समटाइम इनडायरेक्टली। तो सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अपनी एक कॉस्ट है सेपरेट, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है। तो इन सारी जो फैक्टर्स हैं जितने भी, इनको हम इन दिस वे और अनदर वे ही हमारे एस्टिमेट कॉस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये छोटी, ये जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं अक्सर
लेस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर अक्सर इन बातों को इग्नोर कर जाते हैं। और लेटर ऑन जब उसका प्रोजेक्ट का एनालिसिस होता है, जब डिलीवरेबल्स की बात आती है, जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की बात आती है, तो वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट हमेशा लो ग्रेडेड और लेस सेटिस्फाइड रहते हैं। इवन फ्रॉम इंटरनल प्रोजेक्ट टीम उनका मोरल भी डाउन होता है, यार ये प्रोजेक्ट हमसे ठीक नहीं करवाया, या इसके एस्टिमेट्स गलत है, हम पे ज़बरदस्ती काम करवाया, और वो भी अनहैप्पी रहते हैं। और आपका जो क्लाइंट है जिसको आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, वो भी अनहैप्पी रहता है, क्योंकि आप बहुत सारी क्वालिटीज़ को, स्कोप को, पिछले लेसन लर्न आपको इग्नोर की है, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। तो जो प्रोडक्ट आप प्रेजेंट करते हैं वो उसकी जो जो क्वालिटी होती है वो लो ग्रेडेड होती है, और आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी डाउन होती है। तो इन सारे फैक्टर्स को जब आप इनिशियल फेज़ में रखेंगे और इसका अप्रूवल लेंगे, तो लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको जो है काफ़ी बहुत सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होंगे। इसका ये एडवांटेज है। अदर फैक्टर्स क्या होते हैं एस्टीमेट के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने कंसिडर ज़रूर करनी है। इसके अलावा एक्यूरेसी कितनी है आपके एस्टीमेट्स की, ये भी हम इस प्लान में कॉस्ट एस्टीमेट कॉस्ट का जो प्लान होगा उसमें हम मेजर करेंगे। जो अभी हमने एस्टीमेट्स किया उसकी एक्यूरेसी कितनी है, परसेंटेज कितनी एक्यूरेसी है, तो वो हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में जब हम अपनी एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीम को बुलाते हैं जिन्होंने जिस काम को करना है, वो एस्टीमेट्स को देख के कॉन्फिडेंस लेवल, एक एक्यूरेसी रेट बताते हैं कि ये जो एस्टीमेट्स हैं कितने परसेंट एक्यूरेट हैं, और वो हमने डॉक्यूमेंट करना है। जो बेस जो हमारी बेस होगी एस्टिमेशन की, बेस एक डॉक्यूमेंट है होगा जो इसका आउटपुट होता है। तो बेस ऑफ एस्टीमेट में हम ये डिफाइन करते हैं कि ये जो हमने एस्टीमेट्स किए हैं किस बेस पे किए हैं और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये भी हमने डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम 4-5 मॉड्यूल्स को एक जगह लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स को, फाइनेंस को, और मटेरियल रिसोर्सेज को, और रिस्क मैनेजमेंट को, और स्केजलिंग मैनेजमेंट को। इन सारे मॉड्यूल्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं एक ही जगह पर, तो हमारे कॉस्टिंग पे जो इफेक्ट पड़ता है वो हमें बताता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑनलाइन काफ़ी सी रिसोर्सेज भी हैं और आप अपने भी डेवलप कर सकते हैं। वो जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके अंदर शीट डेवलप कर सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने सिर्फ डाटा एंटर करना है, तो वो आपको अल्टीमेट इफेक्ट जो आपके एस्टीमेट से पड़ रहा है वो आपको प्रेजेंट करता है। रिसोर्स कॉस्ट रेट जो है, फॉर एग्जांपल लेबर रेट्स एस्टीमेट में आपको डेफिनेट ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस वक्त क्या है, उसकी क्या सिचुएशन है, वो आपने मेंशन करनी है। अल्टरनेटिव एनालिसिस में हम ये कहते हैं ये चीज़ हम बिल्ड कर लें या बाय कर लें या लीज कर लें या इसको आउटसोर्स कर दें। अल्टरनेट एनालिसिस लेस कॉस्टिव एनालिसिस होता है। इसी काम को हम दूसरे अगर तरीके से किया जाए तो एस्टीमेट कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम वो भी जानने की कोशिश करते हैं। रिजर्व एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, एक अलग टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे, और जो अगले जो प्रोसेस आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। इस पर क्वालिटी ऑफ कॉस्ट वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। डिसीजन मेकिंग पे हमने बात कर ली कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेकर आके उनसे एस्टिमेट्स के बारे में डिसीजन लेना, उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, देखिए स्टेजेस होते हैं एस्टिमेट के। स्टार्ट में आपके पास जो स्टेट होता है हम कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टेट है, बिल्कुल इनिशियल लेवल से भी पहले प्रीलिमिनरी, फिर जाता है कॉन्सेप्चुअल पर, फिर जाता है फिजिबिलिटी पर, फिजिबिलिटी के बाद रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, फिर उसके बाद बजटेड एस्टिमेट होता है, उसके बाद डेफिनेटिव एस्टिमेट होता है। जब आपका प्रोजेक्ट इनिशियल से भी पहले था, अब हम ये सपोज करते हैं ये प्रोजेक्ट बिल्कुल पहली दफ़ा हम लॉन्च कर रहे हैं, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है, प्रीलिमिनरी एक आइडिया होता है, इसी तरह कॉन्सेप्चुअल हम उसको एक रफ सा डिज़ाइन करते हैं, फिर फिजिबिलिटी पे आ जाते हैं कि हम उसके थोड़ा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन कहीं से उठाते हैं, फिर आते हैं रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर, यार इस प्रोजेक्ट पे कितनी एस्टिमेट कितना लगेगा, तो उसकी जो रेंज होती है -25 टू +75%, यानी मीन पॉइंट से वो इतना प्लस और इतना माइनस होगा, क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है, हम बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर। तो एक्यूरेसी से जो मीन पॉइंट है उससे -25% और +75% काफ़ी बड़ी रेंज है। तो हम इनिशिएशन में उस रेंज में हम कहते हैं यार इसकी कॉस्ट कुछ इतनी पड़ेगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ये तो बहुत ही रफ सी इसे रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसलिए कहा जाता है, इसकी रेंज मीन से बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक बहुत रफ सा आइडिया यार इतनी होगी, तो इतनी होगी क्या मतलब 1 लाख की कॉस्ट है, तो आप कह रहे हो या तो ये 25,000 होगी या 1,75,000 होगी, तो गैप तो बहुत बड़ा गैप है। तो फिर हम मज़ीद उस पर काम करते हैं, बजटेड एस्टिमेट्स पे आते हैं।
बजट डेट में हम उसको मज़ीद सॉलिड कंक्रीट इंफॉर्मेशन और जो हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा है वो हम इनिशियल उठाते हैं, इनिशियल एग्जीक्यूशन फेज से। तो एस्टिमेट्स को हम थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, उसको हम जो है थोड़ा सा स्क्वीज करके लेकर आते हैं, जो -10 और 25% तक आ जाता है। अब ये थोड़ी सी इस पे हम सोचा जा सकते हैं, बजटेड एस्टीमेट है, आपकी रेंज कितनी है एस्टीमेट्स की, -10 और 25%। तो ये थोड़ा सा हम कहते हैं चलें आप मीन पॉइंट से काफ़ी करीब आ गए। उसके बाद तो आता है डेफिनेटिव, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये एडॉप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है और हाईली रिकमेंडेड है कि आप कोशिश कीजिए एस्टीमेट्स को डेफिनेटिव रेंज तक लेकर आइए, जो कि +-10 या -5 टू +10%, ये यूजुअल है, ये नेचुरल होता है, इतनी रेंज डेफिनेटली एस्टीमेट्स में आ जाती है, नेचुरल है। तो ये है एस्टिमेशन की रेंज आप किस स्टेज पर हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें आते हैं अक्सर कि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कौन सा है, बजट एस्टिमेट है या डेफिनेटिव है, मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन होते हैं। तो इस रेंजेस को आप जहन नशीन कर लें, याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपकी एस्टिमेट्स किस रेंज पर हैं। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।